चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको, जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां आज दिन भर उरूज पर रहीं। इंतखाबात बहुत करीब हैं, यानी 25 तारीख को जाकर पोलिंग होनी है, लेकिन उससे पहले एक अहम पेशरफ्त हुई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए मुश्किलें मुसलसल बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराई है। 2 शिकायतें, एक बीजेपी के मीडिया इंचार्ज कश्मीर की तरफ से और दूसरी शिकायत एक समाजी कारकुन की जानिब से, जिसमें इश्तियाल अंगेज बयानात पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। खास तौर से पिछले कुछ दिनों के दौरान जो बयानात उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर अवामी जलसों से खिताब के दौरान किए, सरहदी इलाकों के अंदर, जनूबी कश्मीर में शोपियां के अंदर जहां पर एक शहरी की मौत हुई थी, जहां पर एक साबिक सरपंच जो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, उसकी हलाकत के बाद एक बयान उन्होंने दिया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत उन्होंने की। इसी तरीके से मियां मोहम्मद अल्ताफ के साथ जब वो कैंपेन का हिस्सा राजौरी और पुंछ के अंदर थे, तो मेंढर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो इस वक्त सूरत हाल है, टारगेट किलिंग्स पर सवाल भी उनसे पूछे जा रहे थे, तो कहा कि इस सूरत हाल के लिए हुकूमत जिम्मेदार है और मुज़ाकरात फौरी तौर पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से किए जाएं। इतना नहीं बल्कि इल्ज़ाम ये भी है इस तहरीरी शिकायत में कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के अलावा बैरूनी मुदाखलत का भी मुतालबा किया है। कोई बाहर की एजेंसी इन मामलात को इन्वेस्टिगेट करे, इसकी मांग वो करते रहे हैं। और ये बड़ा इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब ये मकतूब सामने आया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रवाना किया गया है, जो एक समाजी कारकुन है, उनकी जानिब से ECI को भेजा गया है। साथ साथ ये भी बताते चलें कि जब एक समाजी कारकुन ने ECI को चिट्ठी लिखी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई हो, दूसरी जानिब ECI में शिकायत बीजेपी मीडिया इंचार्ज कश्मीर की तरफ से दर्ज कराई गई और उन्होंने साबिक वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा या सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत में लिखा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 19 मई 2024 को मेंढर पुंछ के अंदर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक रैली के दौरान इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। इन बयानात को मीडिया ने बड़े पैमाने पर कवर किया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर के दौरान 2 काबिल एतराज़ रिमार्क्स दिए। सबसे पहले उन्होंने शोपियां के हिरपुरा इलाके में एक सरपंच के हालिया कत्ल का हवाला देते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हों और अगर ऐसा नहीं होता है तो खित्ते के अंदर ये मुमकिन ही नहीं है कि अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सके या सूरत हाल बेहतर हो सके। सलामती सूरत हाल के मुतल्लिक जब उन्होंने मेंढर के अंदर भी तकरीर की तो वहां पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से लगभग इसी तरह की बातें की गई जो किसी भी जमहूरियत में बीजेपी के मुताबिक जिस तरीके से उन्होंने बात की है नाकाबिल कबूल है। और मजीद ये कि कत्ल को जहां पर बैनुल-अक़वामी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए, इसकी वकालत जब उन्होंने की तो हिंदुस्तानी आइन कानूनी निज़ाम को मुस्तरद करने का इल्ज़ाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर लग रहा है। इस पर ज़रा मजीद बात करेंगे बीजेपी से, लेकिन उससे पहले जो शिकायत करंदा है उनकी ज़रा बात सुनते हैं। समाजी कारकुन है, बीजेपी मीडिया इंचार्ज की तरफ से भी और इनकी तरफ से भी जो शिकायत तहरीरी तौर पर दर्ज कराई गई है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इन बयानात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया ECI से, ज़रा उनकी बात सुनते हैं। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है शिराज जमान जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने हाल ही में आज फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की है ECI में। आपका क्या कुछ इस हवाले से कहना है, जानना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। तो देखिए, मैंने जो कंप्लेंट फ़ाइल की है फारूक अब्दुल्ला साहब के अगेंस्ट, उसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, उन्होंने जो 19 तारीख को अपनी तकरीर में बोला कि वो जो हमारे एक नौजवान सरपंच शहीद किए गए, उनके मुतलिक जो उन्होंने बयान दिया कि इस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंक्वायरी होनी चाहिए। तो पहले मैं इसी पे बात करूँगा। हमारे यहाँ पे इससे पहले जितनी भी किलिंग्स होती थी, जो भी किसी भी रजीम में जो भी किलिंग्स होती थी, उसकी ओपन और इन्वेस्टिगेशन हमारी ही लोकल एजेंसीज़ करती थी। मीन्स हमारी भारत की ही जो भी एजेंसी है उसकी इन्वेस्टिगेशन करती थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज फारूक अब्दुल्ला साहब को क्या ज़रूरत पड़ी इस चीज़ को लेके कि इंटरनेशनल फोरम पे ये मसला ले जाए। या तो उनको अपनी एजेंसीज़ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ है उन पे उनको भरोसा नहीं है, या फिर वो मुझे लगता है कि अक्रॉस द बॉर्डर किसी की शे पे या किसी की ईमा पे बात कर रहे हैं।
تاثر تو یہی لگ رہا ہے ان کی تقریر سے، کیونکہ جہاں تک 2019 5 اگست 2019 کے بعد کی بات کرے، حالات اتنے تیزی سے بدل رہے ہیں. جموں کشمیر کے لوگ کافی حد تک یہ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں ترقی کی راہ میں اپنا سہیوگ دینا چاہیے. نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر ووٹنگ میں حصہ لیا، جیسے کہ ہم سب نے دیکھا سینٹرل کشمیر میں، نارتھ کشمیر میں. تو کہیں نہ کہیں فاروق عبداللہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے جموں کشمیر کے نوجوانوں کو ورگلا کے، ان کو ایکسپلائٹ کر کے اسی وائلنس کے راستے پہ لیا جائے. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ پاکستان سے بات چیت کی جائے. اس کے متعلق ہمارا یہ ماننا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا کوئی رول یہاں بنتا ہے کسی بھی چیز کو لے کے. اگر بات چیت کرنی ہے تو ہم دلی سے بات کریں گے. جموں کشمیر کے جتنے بھی ایشوز ہوں گے یا کوئی بھی معاملہ ہے، ہمیں اپنے پرائم منسٹر آف انڈیا سے بات کرنی چاہیے، جنہوں نے آج تک بہت سا سہیوگ دیا، بہت سا سپورٹ کیا جموں کشمیر کو اس وائلنس کے سائیکل سے نکالنے کے لیے. اور کافی لوگ خوش ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارا کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، بلکہ کافی حد تک چیزیں ٹھیک ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو ایک موقع فراہم کیا گیا ہے کہ امن کے ساتھ ترقی میں اپنا یوگدان پیش کرے. لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھر سے جموں کشمیر کے لوگ پھر وہی وائلنس دیکھے، پھر سے وہی قبرستان سجائے جائے تاکہ ان کی کرسیاں محفوظ رہیں. تو میں اس بات کو لے کے میں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے جو شکایت درج کی ہے، اس میں میں نے اوپن یہ لکھا ہے کہ یہ پہلے تو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے، دوسرا یہ ہمارے دیش کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی پہ سوال ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ فاروق عبداللہ جو ہیں وہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، آپ اس میں تھوڑی سی ہمیں تفصیل سے بولیں گے کہ کیسے ورگلا رہے ہیں اور دیش کی سوورینٹی پہ کیسے سوال بنتا ہے؟ یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے ہم. دیکھیے، فاروق عبداللہ کے اسٹیٹمنٹ پہ اگر ہم غور کریں گے تو انہوں نے کہا کہ مزید کلنگس ہو جائیں گی، خون خرابہ ہو جائے گا اگر پاکستان سے بات نہیں کی جائے. تو مینز وہ ایک بیہائنڈ دا کرٹینز، اس کے پیچھے کون کار فرما ہے اکراس دا بارڈر، کہیں وہ پراکسی کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ 2019 کے بعد یہاں تو سپریٹزم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سپریٹزم ختم ہو گیا اور سپریٹسٹ جو بھی الگاواد سے جڑے ہوئے لوگ تھے یا وائلنس سے جڑے ہوئے لوگ تھے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں رہا. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے اب فاروق عبداللہ صاحب کو یہاں رکھا ہے اس چیز کو چلانے کے لیے، تاکہ وہ